भारत का सवाल में आज का सवाल बहुत गंभीर है। दरअसल ये सवाल आज का नहीं है। ये सवाल बहुत लंबे समय से भारत के लिए, देश के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और वो सवाल है नक्सलवाद पर पूर्णतः विराम कब लगेगा। नक्सलवाद क्या समस्या है ये भी समझने जैसी है, क्योंकि आतंकवाद और नक्सलवाद को हम एक आईने से देखते हैं, एक नज़र से देखते हैं, जबकि इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क होता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज कुछ बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद होंगे जो इस विषय पर आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। और आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ। इससे सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया। बीजापुर में नक्सलियों ने धमाके से सुरक्षा बलों की एक गाड़ी को उड़ा दिया। हमले में 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए। ये नक्सली हमला इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के समूल नाश की डेडलाइन तय की थी। 2026 तक नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने का वादा किया था। ऐसे में इस हमले ने एक बार फिर हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर नक्सली हमले से लाल हो गई। बीजापुर में जवानों को लेकर जा रहे वाहन को नक्सलियों ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इसमें 8 जवानों सहित 9 लोगों की शहादत हुई। आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी, डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और 1 ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। बीजापुर से जवान ऑपरेशन पूरा कर वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 2:15 बजे बीजापुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अंबेली गांव के पास नक्सलियों ने हमला कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वाहन के परखच्चे उड़ गए। केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। वैसे देश भर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक नक्सल मुक्त अभियान जारी है। ऐसे में बीजापुर के इस नक्सली हमले ने चिंता बढ़ा दी है, सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। अब देखना है कि हमारे जाबाज जवान कब तक इस शहादत का बदला लेते हैं, कब तक यहां से नक्सल का समूल नाश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये बड़ा गंभीर मसला है और देखिए छत्तीसगढ़ के विषय पर यहाँ बैठकर कितना ही आप उसको स्टडी कर लें, वहाँ के हालात नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आज मेरे साथ जो 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं वो छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं। एक प्रकाश पुंज पांडे हैं, नक्सल विशेषज्ञ के तौर पर पैनल पर हैं। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि प्रकाश मेरे छोटे भाई हैं और इतने लंबे करियर में वो पहली बार मेरे साथ जो पैनल पर बैठ रहे हैं। और शंकर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। शंकर जी आपका स्वागत है। प्रकाश आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप पैनल पर मेरे साथ हैं। और मेरी सहयोगी प्रियंका जो हैं वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका, शुरुआत आपसे ही करूंगा। पहले थोड़ा जानकारी दें, क्या अपडेट्स आए हैं, क्योंकि इस हमले के बाद में आपने देखा डेडलाइन जो गृहमंत्री अमित शाह ने दी थी 2026 की, वो बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन हालात एग्जैक्टली क्या हैं? ये हमला बताता है कि नक्सली अब भी ताकतवर हैं या बड़ी तादाद में हैं? बिल्कुल प्रवीण जी, आज की जो घटना है वो फिर से इस बात को विचार करने पर जोर दे रही है कि नक्सलियों का असली स्टेटस इस वक्त क्या है छत्तीसगढ़ में। कम से कम आज बीजापुर में एक आईडी विस्फोट में 8 डीआरजी के जवान और एक सिविल जो ड्राइवर था, नागरिक था, आम नागरिक, ऐसे 9 लोग आज शहादत हुई है। और ये बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना इसलिए क्योंकि ये जो डीआरजी के जवान है ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन को निपटा के वापस लौट रहे थे। 9 गाड़ियां थी। आप ये सोचिए कि 9 गाड़ियां थी, 7 गाड़ियां निकल गई और 8वीं गाड़ी का प्रेशर कुछ ऐसा पड़ा उस बम पे जो कि पहले से ही प्लांट किया हुआ था उस सड़क पर, कुतरू बेतरे मार्ग पर, अंबेली नाले के पास, अंबेली गांव है वहां पर। और एग्जैक्ट जो उस प्रेशर बम को प्रेशर चाहिए था वो प्रेशर उस गाड़ी का पड़ा। 9 लोग सवार थे उस गाड़ी में और उसके परखच्चे उड़ गए और इतना भीषण विस्फोट था कि गाड़ी हवा में लहरा गई और जमीन में भी अंदर कई फीट गड्ढा हो गया। तो ये जो अभी आ रही अपडेट की पहले से ही वहां पर आईडी प्लांट कर रखा था, जब सड़क बन रही थी
तभी इस आईडी को वहां प्लांट कर दिया गया था। ये हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खास तौर से चप्पे चप्पे पे नक्सलियों ने आईडी बिछा रखी है और कभी भी वो आईडी इस तरह से एक्टिवेट होती है कि वो प्रेशर बम के रूप में काम करती है। प्रेशर पड़ता है उस पर और वो एक्टिवेट होती है और विस्फोट हो जाता है। तो आज भी वैसी घटना हुई है। डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए हैं और एक आम नागरिक की भी मृत्यु हुई है जो कि गाड़ी को चला रहा था जवानों की। ये सभी स्कॉर्पियो में सवार थे। घटना और बड़ी हो सकती थी क्योंकि मैंने कहा 9 गाड़ी थी काफिले में। 7 गाड़ियां जब निकल गई उसी सड़क से, 8वीं गाड़ी का कुछ प्रेशर ऐसा पड़ा उस बम पे कि उसके परखच्चे उड़ गए और जवानों की शहादत हमें देखने को मिली है। जी प्रवीण जी। जी, आप बने रहें प्रियंका हमारे साथ। प्रकाश, अब मुझे आप बताइए कि वर्तमान स्थिति, एक तो हम दो तरीके से इसको देखते हैं कि एक, जब खबरें आती हैं कि सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया, नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, बड़ी तादाद में नक्सलियों को खत्म किया गया। दूसरा हम देखते हैं फिर कोई नक्सली वारदात होती है जिसमें सेना के जवान भी शहीद होते हैं, जैसा आज बीजापुर में घटना देखने को मिली है। वर्तमान स्थिति क्या है? नक्सलवाद कितना प्रभावी या कितना असरदार अब भी दिखाई देता है? सभी को प्रणाम करता हूं मैं। देखिए, पिछले 1 से 2 डेढ़ साल की अगर बात करें तो इन कुछ समय में नक्सलवाद पे जिस प्रकार से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के से मिलकर जो काम किया है, इसमें कहीं ना कहीं नक्सलिज्म पे बहुत प्रभाव डाला है। हमारे जवानों ने नक्सलियों को बैकफुट पर लाया है और जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री इस समय सुदूर अंचल के गांव में उन्होंने रात में डेरा डाला था और नक्सलियों को क्लियर कट एक संदेश दिया था कि या तो आप मुख्य धारा में आ जाइए वरना आप गोली खाइए। और इसीलिए एक डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च 2026। ये डेडलाइन देने का मतलब ही है सरकार के पास एक प्लान है, एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है जिस पे काम चल रहा था। और ये जो कायराना हरकत है नक्सलियों की, ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि ये चीजें वो लोग लगातार सेना से डर कर लगातार कायराना हरकत करते आ रहे हैं। और ये जो वापसी हो रही थी ये सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान, इसके एक दिन पहले ही सेना को एक अच्छी कामयाबी मिली थी। उसके बाद ये एक नक्सली घटना जो अंजाम दी गई है, इसमें 2007 से अगर हम नजर डालें तो लगभग 225 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। और जवानों के साथ साथ जो आम ग्रामवासी होते हैं वो भी इसमें उनकी भी घटना में मृत्यु हो जाती है। तो ये एक खींच के रूप में मैं देखता हूं कि जिस प्रकार से इस अभी सरकार ने कमर कसी है, उसके खिलाफ ये नक्सलियों ने जो कायराना हरकत की, देखिए इन्हें छुप के ही काम करना है, ये सामने से वार कर ही नहीं सकते हैं। और हाल फिलहाल पिछले 1 साल में जिस प्रकार से सेना हावी हो चुकी थी नक्सलियों पे, तो ये कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा है। छटपटाहट है, कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास है। शंकर पांडे जी, एक जितना नक्सलवाद को आप गहराई से समझेंगे तो आपको एक पहलू ये समझ में आएगा कि नक्सलवाद चिंता का विषय इसलिए होता है क्योंकि ये आम आतंकवाद से हटकर सामान्य लोगों में विश्वास जगाने या एक पैरेलल व्यवस्था चलाने के विचार को भरता है। ये एक सोच है। तो शंकर पांडे जी, मुझे ये बताइए कि क्या सोच के ऊपर कार्य हो पा रहा है या अभी जो कार्रवाइयों का स्तर है वो सिर्फ सैन्य कार्रवाइयों, हथियारों से लड़ाई या जिस तरह की आज घटना देखने को मिली है इस तक सीमित है? शंकर पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन प्रकाश, ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि लोगों से कनेक्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि नक्सलवादी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई सेना चल रही है, आतंकवादियों का समूह चल रहा है, बल्कि गांव के गांव जो है वो कई बार सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। और ये बड़ा चिंता का विषय है कि लोगों को ये आ भी रहा है। अच्छी बात यह है कि लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया उन पर, लेकिन हथियारों का दबाव होता है या जोर ज़बरदस्ती भी कई जगह पर देखने को मिलती है। लेकिन इस मोर्चे पर कितना काम हो रहा है और इसका कितना असर ज़मीन पर देखने को मिलता है आपको? देखिए, संचार क्रांति का जब से युग आया है, दौर आया है, तो जो बस्तर का और आदिवासी, देखिए 32% के आसपास छत्तीसगढ़ में आदिवासी है। और पहले सरगुजा में भी नक्सलवाद बहुत पनपा था, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़, वहां से नक्सलवाद अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। कारण मुख्य धारा में लोग आ गए हैं, अवेयरनेस बढ़ी है। और बस्तर की बात करें तो बस्तर में चूंकि बहुत दंडकारण्य का बहुत घना जंगल है, और बस्तर में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर के कुछ हिस्से,
ये आज भी बस्तर से बस्तर का जो एक सेक्टर आता है उसमें नक्सलिज्म से प्रभावित है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति, आज तक की सरकारों की इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कम दिखी है। नहीं तो एक यक्ष प्रश्न है कि इन्हें फंडिंग कौन देता है। लोकल ऑपरेटर के बिना ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। गांव में अगर आप मार्केट में जाएंगे तो अगर आप नया व्यक्ति जाएगा तो गांव वाले ही आपको संदेह की नजर देखते हैं। मैं बस्तर के जिन जिलों के नाम बता रहा हूं, मैं उन जिलों में गांव तक गया हूं, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जो पुराने लोग हैं वो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं। और पहले नक्सलिज्म में एक मिशन हुआ करता था, वो अपने जंगल और जमीन के लिए लड़ते थे। अभी मैंने हाल ही एक यात्रा में मैं कुछ लोगों से पूछा था, तो उन्हें कुछ नहीं पता कि ये क्यों नक्सलिज्म आखिर क्यों है, उनकी लड़ाई किससे है, उनकी लड़ाई सत्ता से है कि उनकी लड़ाई हमारी आर्मी से है। दिशाहीन है ये लोग और ब्रेन वॉश करके, और सबसे बड़ी बात है चंद पैसों की लालच। मतलब हमारे सरकारी तंत्र में कुछ कमियां हैं, स्किल डेवलपमेंट या अवेयरनेस की कमियां हैं, जिसके कारण ये लोग उनसे मिल जाते हैं और अपनी चंद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो दंश उन्हें भी ले डूबता है, उन तक भी वो जहर पहुंचता है, उनके परिवारों तक भी। ये उनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो बस्तर का यूथ अब नक्सलिज्म से दूर हो रहा है, वो मुख्य धारा में आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। जी। पहले उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, अब कुल मिलाकर इस पर काफी कार्य हो रहा है। आपने एक लाइन में कहा कि संचार क्रांति ने इसमें काफी उपयोगी या काफी फ्रूटफुल कार्य किया है। प्रियंका भी क्योंकि लगातार कवरेज करती हैं, प्रियंका इन क्षेत्रों में कई बार जाती हैं। प्रियंका, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, और हम जानते हैं कि यही नक्सल प्रभावित इलाका है, और इस इलाके की जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो उड़ीसा या झारखंड की जो बॉर्डर्स हैं, ये भी बड़ा चिंता का विषय रहती हैं। इन कैंप्स पर कितना काम हुआ है, राज्य सरकारों का कितना मिला जुला प्रयास दिखता है? खैर यहाँ पर तो केंद्र सरकार या केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां ऑलरेडी काम कर ही रही हैं, तो ऐसे में ये सिर्फ बात छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। इनका पूरा इलाका कितना आइडेंटिफाइड है और यहाँ पर सुरक्षा बलों की अब पकड़ कितनी है, जब 2026 में समूल नाश करने की बात गृह मंत्री कहते हैं? देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा बल देखिए डिप्लॉयड यहाँ बड़ी संख्या में हुए हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो। हम लोग पिछली सरकारों में सुनते थे एक शब्द की कोऑर्डिनेशन की कमी है। पिछले 1 साल में कोऑर्डिनेशन भी उम्दा हुआ छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच और जो अर्ध सुरक्षा बल या डिप्लॉयड है उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। सबने मिलकर स्ट्रेटेजी बनाई, मिलकर सारे एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए और मिलकर सफलता भी हासिल की। पिछला 2024 का साल था, वो छत्तीसगढ़ पुलिस के नाम था। आप देखिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जितनी भी घटना जो नुकसान हुआ वो नक्सलियों के खेमे को हुआ। एक नियत नैला नार करके एक योजना यहाँ पर इस वक्त चला रही है सरकार। ये गोंडी का शब्द है, नियत नैला नार मतलब हमारा सुंदर गांव। और नियत नैला नार योजना एक ऐसी योजना है जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या सोच विचार के स्तर पर केवल गाँव हो रहा है या केवल नक्सल ऑपरेशन केवल जमीनी लेवल पे हो रहे हैं। तो नियत नैला नार ऐसी योजना है कि एक तरफ नक्सलियों का सफाया करेंगे, दूसरी तरफ गांव को सुंदर बनाएंगे और उसमें जन भागीदारी बढ़ाएंगे। तो ये एक बड़ा अभियान इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहा है और जैसा कि 2026 की एक डेडलाइन है नक्सलवाद की सफाई को लेकर, उसको लेकर भी आगे बढ़ा जा रहा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन है नक्सली खेमे में। उन्हें लगता है कि क्या वाकई में हमारे अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनके कैडर में भर्ती नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पहले नक्सल कैडर में लगातार भर्ती होती थी, अब वो भर्ती उस पर भी रोक लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाँव वालों का विश्वास पुलिस ने, प्रशासन ने जीता है अलग अलग पब्लिक प्रोग्राम चला के। तो वो कई तरह से परेशान हो रहे हैं नक्सली। जब ये इम्पोर्टेंट है, आपने जो योजना बताई इसको मैं थोड़ा और समझूंगा आपसे, लेकिन शंकर पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए, उम्मीद है वो मुझे सुन पा रहे होंगे। अब पहले हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शंकर पांडे जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो एक ये हामी ले लें आपकी। जी सुन रहे हैं। जी, अब मैं जानना चाहूंगा कि आप अभी प्रकाश भी बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, और एक सोच की हम बात कर रहे थे कि नक्सलवाद सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि जो लोगों में सोच होती है या कनेक्ट बनाने का प्रयास होता है, वो चिंता का विषय है। एक बड़ा शब्द चलता रहा यहाँ पर, हालांकि वो पॉलिटिकल ज्यादा था, अर्बन नक्सल। यानी कुछ बड़े चेहरे होते हैं जो उस सोच को आगे बढ़ाते हैं या बढ़ावा देते हैं। इस पर कितनी नकेल कस पाए हैं हम? नहीं, अर्बन नक्सल पे लगाम कसने का प्रयास तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है
और कुछ हद तक सफल भी हुई है, पर अभी तक पूरी सफलता नहीं मिल पाई, ये तो मैं कह सकता हूं। सवाल यही उठता है कि हम नक्सलवाद पे एक तरफ 24 जो वर्ष जो बीता है वो समझ लीजिए कि सुरक्षा बल का वर्ष था, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों को लगातार ढेर किया गया, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो ये समझ लिया अब मार्च 26 में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक टारगेट फिक्स किया कि उस दिन तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है अब वो करो मरो की स्थिति में नक्सली हैं, इसलिए 2025 के शुरुआत में ही उन्होंने ये कायराना हरकत की है। मैं समझ रहा हूं ये 2025 बड़ा संभल के चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ सरकार को और सुरक्षा बल को। एक कहते हैं ना, दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है। तो कुल मिलाकर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नक्सलवादी अपनी वारदातों को या इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा अंजाम देने की फिराक में हैं, या वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं हैं, या उनकी छटपटाहट को भी दिखाता है। प्रकाश, ये विचार और विचार में भी मैं जो शंकर पांडे जी से पूछ रहा था, अर्बन नक्सल जो शब्द चलता है उसका तात्पर्य ये है कि वो पढ़े लिखे लोग और बड़े एलीट क्लास के लोग जो बेशक हथियार नहीं उठाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक हथियार विचार को पोषित करते हैं। इस पर हम कितना काबू पा पाए? देखिए, पहले के जो युग परिवर्तन हुआ है पिछले 20 सालों में, जब से नया यूथ आया है तब से इसमें परिवर्तन बहुत आया है। पहले एक ये जैसे ये मिशन के रूप में इसको जब इम्प्लांट किया गया था लोगों के दिमाग में कि सरकारें हमारा जल जंगल और जमीन हड़पना चाहती है, वो बेस बनाकर जब इसे मिशन दिया गया था तब लोग उससे जुड़ते गए, जैसे प्रियंका जी भी कह रही थी। पर आज का युवा उससे दूर हो रहा है। उसके और भी कारण है कि जैसे मैंने कहा कि मीडिया के कारण जो लोगों में एक धारणा बैठी है कि नहीं भाई, हमें तो विकास के राह में आगे बढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है, अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छा जीवन दे पाए। तो अब उस जो विचार था वो विचार कहीं खो सा गया है। और जैसे मैं इसके पहले भी कहा कि वो मिशन नहीं रहा। अब का जो अब जो नक्सलवादी जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं वो दिशाहीन है। कुछ लोग तो फंस चुके हैं मजबूरी में, ना इधर जा सकते हैं ना उधर आ सकते हैं, और कुछ लोग लालच के कारण या मजबूरी के कारण ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बैकफुट पे गए हैं उसका मुख्य रीजन ही यही है। तो उस विचार में कहीं ना कहीं बहुत हद तक कमी आई है, और उसका कारण कुछ जगह जो अच्छे काम कर रही है सरकार वो भी है। जैसे अभी नियत नेल्ला नार जो ये योजना के बारे में प्रियंका जी कह रही थी, मतलब आपका सुंदर गांव, तो उस तहत भी सरकार जो मुहिम बना रही है। जैसे जो पुलिस कैंप है, मुझे लगता है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है 35 के आसपास एक सामुदायिक भवन सरकार बनाएगी नियर कैंप के आसपास ही, जहां एटीएम, जहां हॉस्पिटल की सुविधा, रोड बनाने के लिए वहां से। ये आपने मुझे एक अच्छी बात बताई कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या होता है, इससे समझ में आता है। प्रियंका, इमीडिएट एक्शंस क्या हो सकते हैं ये मुझे बताएं, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसके बाद बदला लिया जाएगा, समूल नाश किया जाएगा, एक भावनात्मक चीजें भी। तो इमीडिएट एक्शंस आप क्या देख रही हैं या जो चल रहे हों इस समय सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस? देखिए प्रवीण जी, ऑलरेडी एंटी नक्सल ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। मतलब आज तक का जो भी इतिहास रहा है नक्सल ऑपरेशन का, उसमें सबसे ज्यादा एंटी नक्सल ऑपरेशन इस वक्त बस्तर में चल रहे हैं। इमीडिएट अगर एक्शन की बात आप करें तो जो जंगल वॉरफेयर के कानून के नियम है उसे पूरी तरह से 100% पालन जवानों को करना होगा। उन्हें उन रास्तों से नहीं लौटना होगा जिन रास्तों से वो गए हैं ऑपरेशन के लिए। उन्हें कच्ची सड़कों पे भी चलना आना होगा, उन्हें जिगजैग पैटर्न में चलना आना होगा। और सबसे बड़ी बात की जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं उनकी सक्रियता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज की जो घटना हुई ये भी सुनने में आया है कि ग्रुप के आगे रोड ओपनिंग पार्टी नहीं चल रही थी, जबकि रोड ओपनिंग पार्टी को होना चाहिए था। रोड ओपनिंग पार्टी का काम ही यही है कि वो आगे खतरे को भाप कर आगे बढ़ती है, उसके पीछे फिर जवान आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कुछ छोटे छोटे जो नियम खुद आपने बनाए जंगल, कुल मिलाकर देखिए ये जो जंगली इलाका है जिसके बाद दंडकारण्य जैसा प्रकाश कह रहे थे, ये इतना घना जंगल है और यहाँ का अभ्यस्त होना सैनिकों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि उसको लेकर हमारे सुरक्षा बल अब अभ्यस्त हुए हैं। ये बात सही है कि जहां चूक रह जाती, कमी रह जाती, उसी का नक्सलवादी फायदा उठाते हैं। शंकर पांडे जी, मुझे ये बताएं कि चलते चलते कमेंट ये भी चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो स्थानीय ग्रामवासियों पर कितना असर पड़ता है, और जो मैं प्रियंका से पूछ रहा था, आप किन इमीडिएट एक्शंस को अब एक्सपेक्ट करते हैं सुरक्षा बलों की तरफ से? नहीं, गांव वालों पे इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, गांव वाले आबादी हो चुके हैं। कई सालों से बस्तर में ये चलता आ रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं।
जहां तक सवाल उठता है कि माड़ जो सुरक्षित क्षेत्र है, आरामदेह क्षेत्र है नक्सलियों का, वहां अगर आप चार पांच नक्सलियों को मार के लौट रहे हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी जरूर होना था और उसको कम से कम उस रोड की जांच पहले कर लेना था। और दूसरा ये है कि ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बल पैदल चले, पर ये लोग वाहन का उपयोग कर रहे थे। अब आप सोचिए कि 50 किलो का अगर आईडी विस्फोट होता है और 5-6 फीट का गड्ढा हो जाता है और 100 मीटर के एरिया में अगर बोलेरो जैसी मजबूत गाड़ियां इधर उधर बिखर जाती है तो समझ लीजिए कि उनकी क्या योजना है और उन लोगों ने कब किया। अब ये भी कहा जाता है कि अभी किया गया कि ये रोड बनने के पहले आईडी दबाया गया, तो इसमें अभी सुरक्षा बल को और अधिक चूक से बचना चाहिए। दूसरा, जहां तक आपने विचारवाद अर्बन नक्सल की बात की थी, तो मैं उसमें एक बात और क्लियर कर दूं जी। अभी विचार की वो लड़ाई शुरू नहीं हुई है जो होना चाहिए थी अभी तक। जी, ये लड़ाई क्या, एक बार फिर आप इसको रिपीट करिएगा, ये लड़ाई शुरू नहीं हुई आप ये कह रहे हैं, थोड़ा समझाइए इसको क्या। नहीं, विचारवाद की जो अर्बन नक्सल से मुकाबले के लिए जो अभी तो ये पिछले 1 साल में लगातार 24 में सिर्फ नक्सलियों को गिरफ्तार करना, आत्मसमर्पण करना, ये सब कार्रवाई हुई, उनको इनकाउंटर में मारे गए हैं। पर विचारों की लड़ाई जो अर्बन नक्सलवाद से निपटने के लिए विचारों की लड़ाई जो लड़ना है सरकार को या और लोगों को, उस दिशा में वो पहल नहीं हुई जो अभी तक शुरू हो जानी थी। प्रकाश, एक चलते चलते कमेंट, क्या होना चाहिए, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं और आपको लगता है क्या कदम उठाना चाहिए इस वैचारिक लड़ाई के स्तर पर? देखिए, जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है। जब तक आपके विचार, जब तक आपके सोच, मतलब जो एटीट्यूड बोलते हैं, वो डेवलप नहीं होगा, उसके लिए सरकारों को जन जागरूकता अभियान एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहिए, खासकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ताकि जो आज का यूथ है वो इस चीज को, क्योंकि यूथ इंटरनेट से कनेक्टेड है, अगर सरकार ऐसी कोई नियम, ऐसी कोई जन हितकारी योजना लाती है, स्किल डेवलपमेंट हो गया या अवेयरनेस प्रोग्राम, तो जरूर 100% इसका फर्क पड़ेगा। ये आपने ठीक कहा, एक योजना जिसके बारे में प्रियंका ने जिक्र भी किया, इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कई और राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं उनको ज़्यादा गंभीरता से, ज़्यादा गहराई से इन क्षेत्रों में लागू करने की ज़रूरत है, और बल्कि इन क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष योजनाओं, और निश्चित तौर पर सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसके बारे में विचार कर रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा आपको सुनकर, अच्छे वक्ता हैं आप, मुझे समझ में आ गया, आज पहली बार आपके साथ चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही।